कल कुछ मैंने होमवर्क दिया था क्या? शीट को छोड़ करके मैंने कुछ और होमवर्क दिया था क्या? कुछ क्वेश्चन दिया था? चलो आगे स्टार्ट करते हैं फिर। आज क्वेश्चन ऐसा है, अभी तक हम जो स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जो रस्सी पढ़ी थी वो क्या थी? मास लेस थी, ठीक है। अब जो हमारे पास स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा? मास है, उसके पास कुछ मास होगा, ठीक है। तो सीधा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल एम है। यहाँ से जो रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी का भी कुछ मास है, ठीक है। इस रस्सी का भी कुछ मास है। इस रस्सी का मास स्मॉल एम है। कितना है? स्मॉल एम। इस रस्सी को मैं इधर एक फोर्स एफ लगा के पुल कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर पुल किया जाता है बाय अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम। A horizontal force F is applied to one end of the rope. Find the acceleration of the rope. Find acceleration of the rope and block. आपको क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड रोप, इन दोनों का आपको एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, द फोर्स दैट रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक, वो फोर्स निकालना है जो ये रस्सी इस ब्लॉक पे लगा रही होगी। देखो, इस रस्सी और ये ब्लॉक के बीच में ये वाला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? वो फोर्स भी आपको बताना है। उसको कुछ भी बोल दो, टेंशन बोल दो। तो टेंशन निकालना है, टेंशन फोर्स, ठीक है, बिटवीन ब्लॉक एंड रोप, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। क्योंकि ये रोप है, ये क्या है? एक रस्सी है। रस्सी ऊपर से मास, इसके पास क्या मास भी है, ठीक है। तो इसके एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, मान लो इसकी लंबाई कितनी है? एल है। तो ठीक है, एकदम इसके सेंटर में आपको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। तो क्या निकालना है? टेंशन इन द रोप, टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट, एट इट्स मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के एकदम सेंटर में उसको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन सबसे पहले निकाल के बताओ। एक्सीलरेशन, क्या बात है, एफ अपॉन एम प्लस एम, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो, ये जो रस्सी है ना, इसको भी एक ब्लॉक मान लो, इसको भी एक क्या मान लो? ब्लॉक, जिसका मान, इसका क्या बनाऊंगा मैं? कंबाइंड एफबीडी बनाऊंगा। अगर इसका मैं बनाऊं कंबाइंड एफबीडी, ठीक है, कंबाइंड एफबीडी, ठीक है। तो कैसे बनाऊंगा? ये एक बड़ा सा ब्लॉक जिसका मास होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है। आगे की तरफ किसी एफ से खींचा जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये क्या आ गया अपने पास? एक्सीलरेशन। समझना है? ये क्या आ गया अपने पास? एक्सीलरेशन। ओके, हमको क्या निकालना है? टेंशन फोर्स निकालना है। कौन सा टेंशन फोर्स? देखो, मैं इसको, ये सेकंड वाले क्वेश्चन को डायग्राम में बना रहा हूँ। ये कैपिटल है, कैपिटल एम, और ये क्या अपने पास? रस्सी है। ये क्या है? अपने पास रोप है, ठीक है। तो इस रोप की वजह से यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इधर की तरफ यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। यही टेंशन फोर्स हमको निकालना है, ठीक है। इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन आगे की तरफ ए है, इस रोप का आगे की तरफ एक्सीलरेशन ए है, ठीक है। इसका लेंथ तुमको पता ही है, इसका लेंथ कितना है? एल है। इसका लेंथ कितना है? एल। ओके, तो अगर टेंशन फोर्स निकालना है तो टेंशन फोर्स क्या होता है? ये भी तो एक तरीके का फोर्स ही होता है। देखो यहाँ पर, इस वाले को पकड़ो, इस वाले को पकड़ो, ठीक है। तो आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, आगे की टेंशन का एक तरीके का फोर्स है, तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है जिसको नाम दिया हमने टी। तो टी इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। लिखो, मास कैपिटल एम इंटू ए। अब एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है ये, तो यहाँ पर लिख दो कैपिटल एम इंटू कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एम। समझ में आया? ये अपने पास क्या हो गया? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या हो गया? एम एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मतलब ये वाला लास्ट वाला जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करके बताओ। इसके एकदम आधे में, ठीक है, जैसे मैं बनाऊं, ये अपने पास क्या? अपने पास ब्लॉक है, ओके। इसका आधा लेंथ, इसका आधा लेंथ, ये हो गया आधा लेंथ। मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? L/2। अगर एल लेंथ में, ठीक है, जो बच्चे क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ते थे ना, यूनिटरी मेथड पढ़ा है क्या? यूनिटरी मेथड, ठीक है। अगर एल लेंथ में उसका मास स्मॉल एम है,
तो L/2 में कितना होगा, M/2। कैपिटल एल में कितना मास है, m है, तो L/2 लेंथ में उसका कितना मास होगा, M/2। तो यहाँ पर इसका मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m/2। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स लग रहा है इसको मैंने बोला T1। यहाँ पर मेरे पास दूसरा और भी रस्सी पड़ा हुआ है जिसका लेंथ भी क्या है, L/2 है और मास M/2 है। ठीक है, आधा आधा एकदम, ये बीच वाला हिस्सा बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ओके, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा T1 लग रहा होगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, टेंशन निकालेंगे T1। हाँ भैया, टेंशन निकालेंगे T1। देखो ये वाला जो बॉडी है, ये वाला जो सिस्टम तुमको दिख रहा है, इसमें क्या लगाएंगे हम, कंबाइंड एफबीडी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसमें क्या लगाएंगे, कंबाइंड एफबीडी का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो मास होगा वो कितना होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2। कितना हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2 इंटू एक्सीलरेशन। समझ में? तो यहाँ से T1 क्या होगा, T1 होगा कैपिटल M, इसको 2 से मल्टी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m/2, और एक्सीलरेशन के लिए जगह हम लिख लेंगे F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये हमारे पास क्या आ गया, टेंशन T1। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? आ गया, लिख लो। हो गया, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या अपने पास, हम देखने वाले हैं मोशन इन लिफ्ट। मोशन इन लिफ्ट मतलब लिफ्ट के अंदर क्या क्या केसेस हो रहे होंगे। हमने नॉर्मल फोर्स पहले ही पढ़ लिया है, इसीलिए मैं आपको लिफ्ट इन मोशन, लिफ्ट जो होता है, जब भी हम लिफ्ट के अंदर खड़े होते हैं तो हमको ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हमको अपना वेट के अंदर डिफरेंस, अगर आप लोग लिफ्ट के अंदर कभी बैठे हो तो ऐसा फील होता होगा। ठीक है, नहीं बैठे हो तो बैठ के देख लेना, ऐसा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये लिफ्ट अपना, ठीक है, यहाँ पर एक 5 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है। कितने केजी का, 5 kg का ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये लिफ्ट सिर्फ खड़ी है, लिफ्ट खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल होगा ऊपर की तरफ आएगा। हाँ भैया, नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगा। जो नॉर्मल होगा, हाँ नहीं दिख रहा। दिख रहा है आप? हाँ दिख रहा। ठीक है, तो लिफ्ट के अंदर अगर बैठे नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ये जो होगा, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हम देख के बता सकते हैं। हाँ भैया, नॉर्मल, ये नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा। कितना mg होगा, 5g, 5 इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो नॉर्मल फोर्स यहाँ से आएगा वो कितना आ जाएगा, 5g। ठीक है, अब सेकेंड केस, पहला केस ये हो गया। सेकेंड केस में ध्यान से ये सुनना, मान लेते अपने पास ये 5 kg का ब्लॉक है। ओके,
अब ये जो लिफ्ट है ना ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, ये जो लिफ्ट है ऊपर जा रही है किसी एक्सेलरेशन ए से, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वही फोर्स इसको क्या दे रहा होगा, ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन दे रखा होगा, ठीक है। और ये जो फोर्स है लिफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ जाने का, वो यहाँ से मिलता है, ऊपर एक रस्सी बंधी हुई थी, ठीक है। रस्सी मतलब चेन बंधी हुई होती है जो उसको टेंशन फोर्स प्रोवाइड कराती है, और फिर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। जो लिफ्ट होता है ना वो कैसे चलता है, देखो यहाँ पर एक चेन लगी होती है, यहाँ पर एक पुली टाइप का लगा होता है, और पुली से एक मोटर यहाँ पर बंधा हुआ रहता है, ठीक है। अगर इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ जाना होता है तो जो यहाँ पर मोटर होता है ऐसे ऐसे क्या करता है, चक्री देखिए पतंग उड़ाने वाली, ठीक है। अगर आपको लपेटना होता है तो क्या करते हैं, उसमें ऐसे ऐसे घुमाते हो ना अपोजिट डायरेक्शन में, फिर रस्सी लपेटने लगती है जो धागा होता है, वैसे यहाँ पर जो लिफ्ट होता है सेम प्रिंसिपल यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मोटर काम करता है, वो नीचे आनी होती है तो इसको रिलीज करने लगता है इस चेन को, तो लिफ्ट नीचे आने लगती है, ठीक है। तो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल कितना होगा हमको ये बताना है, ठीक है। नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा mg, जो कि होगा 5g के इक्वल, कितना होगा 5g के इक्वल, ओके। तो ये जो नॉर्मल होगा ये नॉर्मल कितना होगा ये कैसे पता करेंगे, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मान लेते अपने पास ये नॉर्मल है ऊपर की तरफ, हाँ भैया नॉर्मल ऊपर की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। देखो नेट फोर्स निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ मैं, नेट फोर्स। नॉर्मल ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो नॉर्मल -5g, नॉर्मल -5g इक्वल टू, भैया आपने नॉर्मल -5g क्यों किया, इसमें से देखो ध्यान से, ये जिस तरफ एक्सिलरेशन होगा, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही होती है, ये लिख लेना, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही होती है वो फोर्स को हमको आगे लिखना होता है, ठीक है। तो ये बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सिलरेशन का अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ही तो लग रहा है। तो नॉर्मल -5g करेंगे, क्या लगेंगे, नॉर्मल -5g करेंगे। मान लो ये एक्सिलरेशन नीचे की तरफ होता तो क्या करता, 5g माइनस नॉर्मल करता, ठीक है। तो नॉर्मल -5, ये क्या लिखा, ये फोर्स हो गया, ये क्या होगा, नेट फोर्स। तो नॉर्मल -5g किसके हो गया, मास इंटू एक्सिलरेशन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मास कितना है 5, यहाँ पर मास कितना है 5, एक्सिलरेशन कितना है a, एक्सिलरेशन कितना है a, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी 5a प्लस 5g, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5a प्लस 5g, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5a प्लस g, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5a प्लस g, मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे लगने वाले फोर्स से। समझ में आया कि नहीं आया। तो याद रखना इस केस में अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है किसी एक्सीलरेशन ए से, तो हमें क्या महसूस होगा, हमें महसूस होगा कि हमारा जो वेट है वो बढ़ गया है, क्या हो गया, वेट हमारा ऐसा लगेगा कि हमारा वेट बढ़ गया है, ठीक है। इसके और भी केसेस है जब एक्सीलरेशन नहीं होगा, जब लिफ्ट किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, कांस्टेंट, सब करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले एक्सीलरेशन का केस देख ले तो उसके बाद वेट क्या होता है। जो वेइंग मशीन होती है ना, वो वेट जो नापने वाली मशीन होती है जिसपे तराजू रखा होता है नापता, वो असलियत में नापती क्या है, ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ। तो अभी से तो ये देखो कि जब ये ऊपर की तरफ, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 है, और यहाँ पर ये केस 3। केस 3 में क्या, बस इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर एक ब्लॉक है 5 kg का, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, अब ये जो लिफ्ट है नीचे की तरफ किसी एक्सीलरेशन ए से आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या लग रहा होगा, कुछ यहाँ पर अपने आप को भी रख के इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक ही नहीं, आप भी अपने आप को रख सकते हो, ठीक है। नीचे की तरफ एक 5g लग रहा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5g माइनस नॉर्मल इक्वल टू 5 इंटू एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे 5 इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर जो नॉर्मल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5g-5 है, क्या हो जाएगा 5g-5 है, नॉर्मल को उधर लिखा 5a को उधर लिखा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा जी माइनस ए। 5g-a, क्या हो जाएगा 5g-a, ठीक है। इसको अगर हम बेसिक फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्मल इक्वल टू, यहाँ पर जो 5 है ये क्या m a प्लस जी, क्या हो जाएगा m a प्लस जी, ठीक है। यहाँ पर लिखना चाहे तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नॉर्मल इक्वल टू m g माइनस ए,
तो यहाँ पर जो हमको अपना वेट फील होगा, यहाँ पर जो अपना वेट होगा वो हमको लगेगा कुछ डिक्रीज हो गया है। तो जब भी लिफ्ट नीचे जाती है तो हमको क्या ऐसा लगता है कि हमारा लिफ्ट कुछ कम हो गया है, क्या हो गया, सॉरी वेट हमारा कुछ कम हो गया है। ठीक है, तो ये 3 केसेस है, लिख लो फटाफट। इस केस में ध्यान रखना, इस केस में जो एक्सीलरेशन ए है, यहाँ पर एक्सीलरेशन जो ए है वो ग्रेविटी से कम है। क्या है, ग्रेविटी वाले एक्सीलरेशन से कम है। ये नहीं कि यहाँ पर एक्सीलरेशन 11 ले लो। ठीक है, उस केस में क्या होगा वो भी सुन लेना अभी। ठीक है, लिखो पहले ये। और सेकंड वाले केस में ग्रेविटी का है। यहाँ पर भी ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर भी एक्सीलरेशन इज लेस देन ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ पर तो ज्यादा भी ले सकते हो ग्रेविटी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा भी ले सकते हो, तो इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन इसमें है। ठीक है, क्यों, अब लेट्स सपोज केस नंबर 4 यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, केस नंबर 4। देख ही लो तुम लोग, केस नंबर 4 पूछ लिया तो बता देता हूँ। देखो केस 4 क्या है, लेट्स सपोज आप लोग लिफ्ट के अंदर बैठे हो, लेट्स सपोज आप लोग लिफ्ट के अंदर बैठे हो और आपका जो एक्सीलरेशन है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन है, वो अगर ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, मतलब जिस कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से ड्रॉप करूंगा तो नीचे ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से आता है कि नहीं आता। मान लो कि आपके लिफ्ट का एक्सीलरेशन ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया, मतलब लिफ्ट का एक्सीलरेशन ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से ज्यादा हो गया, तो आप हवा में उड़ने लगोगे और सीधा छत, ये जो लिफ्ट के सरफेस से, टेरेस से जाके टकरा जाओगे। जो लिफ्ट का ऊपर वाला हिस्सा होगा, अपवर्ड हिस्सा, यहाँ पर जाके ऐसे टकरा जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जाके आप सीधा टकरा जाओगे ऊपर, समझ में आया? सीधा ऊपर जाके टकरा जाओगे। कोलिजन, कोलिजन विथ अपर सरफेस। ठीक है, तो अगर लिफ्ट का एक्सीलरेशन ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से ज्यादा हुआ तो आप ऊपर उड़ने लगोगे और लिफ्ट के सरफेस से जाके टकरा जाओगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर खुद इमेजिन करो ना, अगर लिफ्ट अचानक से, लिफ्ट का जो लिफ्ट होती है ना, मान लो लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट गई, लिफ्ट की रस्सी, मान लो लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूट गई। ठीक है, तो लिफ्ट की रस्सी अचानक से टूटी है, यहाँ पर न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी सोचो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब, सॉरी फर्स्ट लॉ से सोचो, इनर्शिया वाले से, किससे, इनर्शिया वाले से भी सोचो। जैसे ही लिफ्ट की रस्सी टूटी, जो लिफ्ट था वो तो अचानक नीचे आएगा, लेकिन हमारा जो बॉडी है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण उसी जगह रहेगा, और उसी जगह रहेगा। लिफ्ट तो नीचे आ गई तो हम कहाँ जाके ऊपर टकरा जाएंगे कि नहीं टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सोचा जा सकता है इसको, जब एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट ग्रेविटी के एक्सीलरेशन से ज्यादा हो जाए तब हम ऊपर वाले सरफेस से टकरा जाएंगे। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है ना 5A, यहाँ पर भी देखो 5A लग रहा है, इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे जब हम सूडो फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये देख लो कि मोशन इन लिफ्ट कैसे काम करती है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम वेइंग मशीन की। वेइंग मशीन देखा है सबने, तराजू, मॉडर्न तराजू, वो असलियत में नापता क्या है, क्या हमारा वो मास वेट करता है या हमारा वेट करता है, वो करता क्या है, जो वेइंग मशीन होता है ना वो असलियत में करता क्या है। तो ध्यान रखना, जो रीडिंग ऑफ मशीन होती है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, WM लिख रहा हूँ, क्या, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, वो क्या नापता है, वो हमारा आर, आर मतलब रीडिंग,
आर मतलब रीडिंग, आर इक्वल टू रीडिंग, वो क्या नाम होता है, नॉर्मल को ग्रेविटी से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आता है वो रीड करता है। जो रीडिंग मशीन होती है वो क्या करता है, नॉर्मल को ग्रेविटी से डिवाइड करता है, उसके बाद जो भी अपना आया वो रीडिंग देता है। समझ में आया? जैसे यहाँ पर देखो, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा, समझ में आया? तो जैसे ही आप मान लो वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, ठीक है, ये अपना वेइंग मशीन है, लेट्स सपोज ये अपना क्या है, वेइंग मशीन, ठीक है, आप इसके ऊपर खड़े हो गए, ठीक है, आप इस पे क्या हो गए, खड़े हो गए, तो ये जो वेइंग मशीन है ये रीडिंग में आपको क्या देगा, ये रीडिंग में सिर्फ आपका मास देगा, क्या देगा, आर इक्वल टू एम, रीडिंग में क्या देगा, मास देगा। और यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिलता है, यहाँ पर जो हमको स्क्रीन लगी हुई रहती है, वहां पर वो क्या करता है, उस मास को, ये जो मास होता है उसको क्या करता है, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद हमको रीडिंग दिखाता है। दिखाने वाली रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, वेइंग मशीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मास को कैलकुलेट करता है, क्या करता है, मास को कैलकुलेट करता है। और उसी मास को हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको यूज करना हो तो आगे डिस्प्ले एक लगा रहता है, उस डिस्प्ले के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, वेट दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, वेट। और ये वेट जो होता है वो क्या होता है, उस मास को वो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद हमको दिखाता है। असलियत में रीडिंग क्या करता है, असलियत में वो रीडिंग करता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, क्या डिवाइड करेगा, नॉर्मल डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ये जो आएगा वैल्यू वो रीडिंग हमको दिखाता है, वो एक्चुअल में मास को भी रीड नहीं कर रहा होता है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखे तो वो ऐसा लगेगा हमको कि वो मास को रीड कर रहा है, मास हमको दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मल जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, एम जी के इक्वल होता है। अब एम जी को अगर मैं जी से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ मास बचेगा, ठीक है। मास। लेकिन जैसे ही ये लिफ्ट के फ्रेम में जाते हैं, ये जैसे ही हम लोग लिफ्ट के फ्रेम में जाते हैं, तो लिफ्ट के फ्रेम में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है, जिसको मैंने अभी तक बताया नहीं है, वो जब बताऊंगा जब सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लिफ्ट के फ्रेम में ये देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फोर्स आया कि नहीं, 5 इंटू ए क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्स्ट्रा फोर्स है, ठीक है। ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, आवाज कट गया।